चलो शुरू करते बच्चों। 10th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, वापस से आपको कस्ट दूंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट बिना देखे बुलवाऊंगा आपसे। अब तैयार हो क्या? नहीं? हाँ बोलो, अरे बोलो, हाँ बोलो, हम तैयार है भैया। हाँ जी चलो। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, बोल दो, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। जस्ट पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, जस्ट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो बोलो ना आगे। हाउएवर इट आल्सो इंक्लूड्स, आ जाओ, फर्स्ट ships and aircraft owned and operated by normal residents of a country between two or more countries। एक पॉइंट। और भी कुछ है क्या? हाँ दूसरा बोलो। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the resident, मतलब normal resident of a country in the in the international water where they have exclusive rights of operations। ठीक है, और भी कुछ है क्या? हाँ तो बोल दो ना तीसरा। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। ये तो आने वाले थे, इंक्लूजन की लिस्ट थी। क्या एक्सक्लूजन की भी लिस्ट है क्या कोई? हाँ तो बोल दो ना पहला पॉइंट। सेम एज जो अभी बोल के आए हैं, थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज आपको पता है क्या है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। ये आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। और दूसरा कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, WTO, ठीक है ना, located in the or lie in the within the domestic territory of the country, geographical boundary के अंदर अगर वो लाई कर रहे हैं तो ये नहीं आएंगे। खत्म नक्की। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन बात करें अगर किसकी? नॉर्मल रेसिडेंट की। कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट मे बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose economic interest also lies in that country। What do you mean by economic interest? Economic interest means the person live or located, हाँ बोलो, in the domestic territory of the country and performs all the basic economic activities from that location। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है? स्पेंडिंग, अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो हम बोलेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, जनरली हमने बोल दिया नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। अभी इसमें प्योर नेगेटिव लिस्ट है। क्या है? बस वो लोग बताए कि कौन कौन लोग नहीं आएंगे। 6 पॉइंट देना। कितने पॉइंट देना? 6 पॉइंट। पहला, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स, एक बात। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, है ना, मतलब उनके मिलिट्री वाले। ठीक है, ये लोग नहीं आएंगे। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे अगर मतलब इनका ऑफिस इधर है तो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर ये कहाँ के माने जाएंगे? तो फिर ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट इनसे ही कनेक्टेड है। इनके अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो कहाँ के रेसिडेंट होंगे? जहां से वो बिलोंग करते हैं, ना कि वो जहां पे वो काम करते हैं वहां के नहीं होंगे, जहां से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर इन्हें उस कंट्री में काम, उन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जिस कंट्री में ये एस्टैब्लिश होते हैं इनके ऑफिस, अगर उन्हें वहां पे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो उस केस में फिर ये वहां के रेसिडेंट बन जाएंगे जिस कंट्री में वो लोकेट करते हैं, जहां पे वो मतलब जिस कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए क्या? 4 हुए ना? 5वां पॉइंट बोलो। हाँ, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, ठीक है ना। और कौन? साथ में इसमें कमर्शियल ट्रैवलर्स। कौन है? कमर्शियल ट्रैवलर्स। और एक और है ना, एक इसमें साथ में सीजनल वर्कर्स। कौन है? सीजनल वर्कर्स। ये लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना। वही वही वाली बात कि प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, उनका स्टे उस कंट्री में कितना होना चाहिए? 1 साल से कम होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर मानेंगे यही के ही है।
ठीक है ना। मान ले कोई सीजनल, भाई सीजनल बोल के आया था, 1 साल से ज्यादा रुक गया, 1 साल से ज्यादा का कौन सा सीजन होता है भाई, ठीक है ना। सीजन होते 3 महीने के, 6 महीने के, 6 महीने के कौन से सीजन, वो भी नहीं हो रहे, 2-3 महीने के सीजन होते हैं, तो सीजन करके चला जा। लेकिन तू तो इधर ही बस गया ना, तो इधर तो भारत माँ का लाल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला कौन है, बॉर्डर वर्कर्स। कौन है, बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर जो रेगुलरली क्या करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो ये कहाँ के माने जाएंगे, रेसिडेंट, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे इनके घर वाले रहते हैं, इनके बीवी बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। बीवी अपने आप से अलग नहीं होने देगी ना इसको, इधर तो काम ही तो करने के लिए जाता है, आता तो इधर ही है। हाँ जी, क्या, अब वो सीमा क्या है ना, सीमा का थोड़ा अलग केस, सीमा 1 साल से ज्यादा के लिए आई है, अब वो पता नहीं बीच में अगर धोखा देते हैं तो बात अलग है, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट आपको समझ में आता है क्या? अच्छा, केवल समझ में आता है या बोलने को भी आता है, या ऐसा दिल दिल में आ रहा है, बस जबान पे नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो आगे चले क्या, नहीं, ऐसे कैसे मना कर सकते हो आप। ये देखो, ये सारा कुछ कर लिया बच्चों। अरे बच्चों, अगर आपने ये बोला है ना, सही बता रहा हूँ, अगर बिना देखे बोला है आपने, जो कि काफी सारे बच्चों ने बोला ही है बिना देखे, तो समझो बहुत बच्चे इनमें ऐसे ही रहते हैं, कंफ्यूज से रहते हैं इनमें, ये मतलब सबसे ज्यादा टेक्निकल लगते हैं बच्चों को ये। बाकी अगर वो समझा तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है अभी। चलो चेक योर सेल्फ, इधर देखो, नहीं नहीं हैंग नहीं होएगी। Identify the following as normal resident of India. First one is Indian officials working in the Indian Embassy in USA. ओ भैया यार कितना टेक्निकल हो गया ये। Indian officials working in the Indian Embassy, कहाँ पे काम कर रहे हैं? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, कभी ऐसा सोचो इंडियन एम्बेसी है तो इंडिया में ही होगी, हालांकि उसने क्लैरिफाई भी किया है, अरे एम्बेसी वाले ये अपनी कंट्री में नहीं रहते, ये दूसरी कंट्री में रहते हैं अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए। तो इंडियन ऑफिशियल्स है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडियन एम्बेसी है कहाँ पे, यूएसए में। अब बोलो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं है, सोच लो। ये देखो कितना पलटता है, आराम से सोच के बोलना, है क्या नहीं है। ये कहाँ पे कवर किया हमने बताना, जो एम्बेसी वाले हैं, हाँ बोलो ना, जो एम्बेसी वाले हैं, तो एम्बेसी हमने क्या पॉइंट देखा वहां पे, अब बोलो ना कौन सा, कि उनका क्या होना चाहिए, स्टे 1 साल से, तो इसने बताया तो है नहीं कि उधर उनका स्टे कितना है, तो हम तो क्या ही मान के चलेंगे 1 साल से कम होगा, तो ये कहाँ के रेसिडेंट है, बोलो ना, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के है। लेकिन अगर इसमें साथ में बोल देता कि उनका स्टे वो 3 साल से रह रहा है उधर, ऐसे बोल देता, तो फिर वो उधर का हो जाता, फिर हमारा नहीं रहता वो, ठीक है। चलो वेल, खैर आपको यहाँ पे बताना कि है या नहीं है, यस और नो में आंसर करना है, तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट है अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, नहीं है, ये तो आया 2 महीने में घूम के चला गया, 1 साल, 1 साल वाली कोई कंडीशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे भी टूरिस्ट है, कौन है, टूरिस्ट है, ठीक है ना, टेम्परेरी पर्पस के लिए आया, उसकी इंटेंशन यहाँ पे परमानेंट रुकने की नहीं है। नेक्स्ट है इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, बोलो, नहीं है, इंडिया के रेसिडेंट है, अरे कुछ भी बोल रहे हो, इंडिया, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट बेटा है, अरे 2 दिन के लिए मैच तो देखने के लिए गया भाई, मतलब कोई बदला कोई ना उतारना है कि एक सीमा इधर आई है तो हम भी उधर सीमा लांग के जाएंगे, अदला बदला करेंगे कि तू हमें रख लो और अपनी यहाँ पे इधर सीमा आ गई, तो ऐसा कोई ना होगा भाई, मैच देखने के लिए गए उधर, देख के आ जाएंगे। अरे हम भी तो टूरिस्ट है उधर वालों के लिए, क्या भारत माँ से रिश्ता तोड़ दोगे जस्ट 2 दिन के लिए, कैसे, अरे भाई सुबह सुबह मन में भी मत लेके आना ऐसी बात, समझ में आ रही है ना, भारत माँ के ला लो, अभी चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है ना, अभी अभी तुम्हें बेदखल नहीं किया, ठीक है। चलो सुनो, खैर तेरा तो कुछ कह ही नहीं सकते, सुनो नेक्स्ट है, सुनो सुनो सुनो, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, घंटी बज जानी चाहिए, यूएनओ ऑफिस मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और इंडियन उसमें काम कर रहा है, लोकेटेड इन अमेरिका, कहाँ पे लोकेट कर रहा है, फॉर लेस देन 1 ईयर। अब बताओ हमारा है नहीं है,
है, हमारा रेसिडेंट है, तो नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है। अच्छा अगर ये मोर देन 1 ईयर होता तो ना होता फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉई है कहाँ, अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार, पहले तो ये हमारा ही बंदा है, इंडियन एम्प्लॉई है, जब हमारा है तो उस आगे तो बोलने की बात ही नहीं है। दूसरा फिर वो कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे लोकेट कर रहा है बच्चों को, जो इसका ऑफिस है WHO का ऑफिस है वो कहाँ पे है, इंडिया में, तो ये तो बंदा हमारा ही है, नॉर्मल भारत माँ का लाल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। क्या कह रहा है, फिरंगी हमारा नहीं हो सकता, कह रहे कि फॉरेन टूरिस्ट ही तो टूरिस्ट है, वैसे भी 1 महीने के लिए आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियन मुस्लिम्स, ए सुनो ये अच्छा एग्जांपल है, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। बोलो लोग हज करने के लिए गए हैं, बोलो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं है, बोलो ए है भाई, हज करने के लिए गए हैं, वापस से आ जाएंगे, ठीक है ना। वो उधर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गए हैं, जो भी कितने महीने के होते हैं, 2-3 महीने के होते हैं मेरे ख्याल, 3 महीने के होते, 3 महीने लगते हैं, मतलब आने जाने में कितना टाइम लगता है, एक एक 2 दिन, चलो जो भी लगता होगा, बाकी जो भी करते हो वहीं पे रुक के करते हो, है ना। साथ में मक्का भी और मदीना भी साथ में, दोनों जाती है, अलग अलग शहर में कि एक ही जगह है, अलग अलग शहर में है, तो 2-3 महीने के लिए आ जाएंगे यार करके, तो हमारी है भाई, हमारे बंदे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है बच्चों क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। फॉरेन, अरे ये तो स्पेसिफिक उसमें है ना, एक्सक्लूजन वाले पॉइंट्स में, फॉरेन वेसल्स के ध्यान से सुनो ना, फॉरेन वेसल्स के कौन है, क्रू मेंबर है, लोकेटेड इन इंडिया, कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, इंडिया में, फॉर मोर देन, पारी बदल दी इसने, लास्ट में आकर के पारी बदल दी, कह रही फॉर मोर देन 1 ईयर, तो हमारे ही हो गए भाई, भारत माँ के हो गए भाई। देखो सिंपल सी बात है, 1 साल से ज्यादा रहोगे ना अपना बना लेंगे, 1 साल से ज्यादा रहोगे तो ये कह रहा हूँ ये 2 दिन में चलो इतनी बात समझ में आई क्या, आगे चले क्या। अब बच्चों सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना हमें कपल में पढ़ने हैं, किस में पढ़ने हैं, अब तुम देखो एक कपल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। सिटीजनशिप अलग होता है और रेसिडेंटशिप अलग होता है। देखो सिटीजनशिप तो डिफाइन होती है आपके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ठीक है ना, कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ कहाँ पे है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलती है, उस कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है। सुनो ध्यान से सुनना, मैं अभी इसके बाद एक स्टेटमेंट और बोलूंगा, लेकिन उसको समझने के लिए जो अभी बोलूंगा उसको सुनना जरूरी है, हमें कुछ भी समझ में, तुमने क्या बोला सुन लो, जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। सिटीजनशिप किसके बेसिस पे डिफाइन होती है, बर्थ के प्लेस के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा लेकिन जो रेसिडेंटशिप होती है वो आपके स्टे के ऊपर डिफाइन होती है, कि आप किस कंट्री में कितना रहे हो। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी वो 182 डेज वाली लिमिट है, फैमा की भी मैं बात कर रहा था कि 182 डेज से ज्यादा की लिमिट है उधर, कि अगर आप लेट सपोज बच्चों सुनो ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आपका जो बर्थ प्लेस है वो भारत के अंदर है, तो आप सिटीजन कहाँ के हो, भारत के, ठीक है ना। सिटीजनशिप आपके पास कहाँ की है, भारत की है, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी दूसरी कंट्री के रेसिडेंट हो सकते हो, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आप एक कंट्री के सिटीजन हो और दूसरी कंट्री के रेसिडेंट हो, बिकॉज रेसिडेंटशिप डिफाइन की जाती है कि तुम उस कंट्री में कितना रहे हो, और हर कंट्री के अलग अलग लॉ हो सकते हैं। जैसे इंडिया में मैं बताऊं आपको 182 डेज से ज्यादा अगर आप रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसका मतलब रेसिडेंट हो। हम तो इधर ही रहते हैं ना, हम जाते किधर है, जाते भी तो घूमने के लिए, पहली बात तो मेरे ख्याल मैं तो गया नहीं, तुम गए हो तो बात अलग है, फॉरेन में मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जाते भी है तो लोग घूम के वापस आ जाते हैं, तो 182 डेज से ज्यादा ही रहते हैं ना हम इधर, तो हम तो रेसिडेंट है ही है। अच्छा लेकिन समझो हमारे पास सिटीजनशिप कहाँ की है, भारत की है, लेकिन हम कहाँ पे ना कुछ भी घूमने वगैरह के लिए गए या कोई भी चीज काम के लिए गए, और उधर जाकर के हम लेट सपोज हम 250 दिन रह के आए, कितने दिन रह के आए, 250 दिन रह के आए, तो हम सिटीजन तो कहीं के ही है, भारत के, लेकिन एट द सेम टाइम हम रेसिडेंट कहाँ के बन गए, कहाँ के, उस कंट्री के। समझ में आ रही है, अगर मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि उनके यहाँ पे भी 182 डेज वाली कंडीशन है, समझ में आ रही है बात। अच्छा लेट सपोज कोई वो चाइनीज आए, चिंग चैंग, ठीक है
वो चिंगचैंग इधर आया तो उसके पास सिटीजनशिप कहाँ की है, चाइना की है, लेकिन इधर आकर के वो इधर उसे लगा कि यार यहाँ तो लोग बड़े पागलों के जैसे वो मोमोज और वो खा रहे हैं, चाउमीन वगैरह, ठीक है ना, तो उसने अपना कुछ तो अलग ही चालू किया, ठीक है ना, और इधर ही वो कितने, लेट सपोज वो 300 दिन रुका इधर। हाँ बोलो, सिटीजन कहाँ का है वो, और रेसिडेंट कहाँ का है। रेसिडेंटशिप डिफाइन होती है नंबर ऑफ डेज स्टे के बेसिस पे, कि आप स्टे कितना किए उस कंट्री में, ठीक है ना, जबकि प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कौन डिफाइन होती है, सिटीजनशिप। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर पढ़ा क्यों रहे हो, काम में आएंगे बेटा, एक नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा और एक डोमेस्टिक इनकम को, वो बाद में आगे बताएंगे, फिलहाल ये समझ लो क्या होता है। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सिटीजनशिप की बात करते हैं, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, क्या जाता है कि सिटीजनशिप में तुम्हारे इसमें आएगा तो मुझे नहीं लगता कि एक नंबर से फालतू में आना चाहिए, ठीक है ना, या किसी उसमें एमसीक्यू वगैरह में या किसी उसमें पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, तो ये तो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, लेकिन जो रेसिडेंटशिप होता है ना वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको इकोनॉमिकली चेक करना होता है कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपके पेपर्स वगैरह होते हैं कि हाँ आप भारत के नागरिक हो। बात समझ में आ रही है ना। और बाय अगर वो क्या होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट से आपका डिफाइन हो जाता है, और आजकल तो मेरे ख्याल मैंडेटरी हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, नहीं भी है तो किसको उसको भी बनवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखता ना, अभी अभी पीछे चर्चा चली थी वो एनआरसी की, सीएए एनआरसी की, उसमें पेपर्स वगैरह चाहिए, नहीं समझा क्या आपको। अरे कि जहाँ पे भारत में वही लोग रह सकते हैं जिसके पास बराबर से पेपर्स है उसकी, कि हाँ वो यहीं का सिटीजन है, बाकी लोगों को बाहर या तो डिटेन करेंगे वो अलग से या निकालेंगे, ऐसा कुछ। फिलहाल वो अभी ठंडे बस्ते में वो वाला इनका एक्ट, बाकी अगर आएंगे ना इस बार पिक्चर में आएगी बीजेपी तो उसका मुद्दा उठाएगी। खैर, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, बर्थ के प्लेस के ऊपर बेस्ड होता है, ऑफ द पर्सन और सम लीगल। नहीं भैया नमन भैया ये तो समझ में आया हमें, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इतना वापस से पढ़ो, पर्सन तक वापस पढ़ो, इतना ही तो समझा है, आगे क्या लिखा है हमें तो, अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं है अभी यार। मैं बोल रहा हूँ अभी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, पहले इतना पढ़ो। इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट, एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है किसके, ऑफ द पर्सन। इतनी बात समझ में आती है कि ठीक है हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पारस बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो हम क्या है यहाँ के सिटीजन है, ए रेसिडेंट नहीं सिटीजन है, ठीक है ना, नालायक। मुझे लग ही रहा था कि इधर उधर देख रहा है। इधर देखो, और सुनो, और या some legal provisions allowing a person to become a citizen। किसी इंसान को किसी देश की सिटीजनशिप ना होने के बावजूद भी मिल सकती है अगर वहां का कानून उसे क्या करता है, अलाउ करता है। जैसे आई थिंक अक्षय कुमार ने अभी कनाडा की सिटीजनशिप सरेंडर की है, पता नहीं सरेंडर की है कि नहीं की है, लेकिन भारत की तो मिल गई, भारत की मिली है सिटीजनशिप, ठीक है ना, उसके पास थी कहाँ की, कनाडा की, है ना। एक टाइम पे शायद ऐसा भी प्रोविजन है कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक टाइम पे आप दो कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हो शायद, पक्का पक्का नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके शायद मैं बता सकता हूँ आपको, ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं सुना है या कहीं तो पढ़ा बहुत टाइम पहले कि शायद एक टाइम पे दो सिटीजनशिप हो सकती है, कंफर्म कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कल शिखर धवन के पास कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, और मतलब उसका एक बंदे के पास, हाँ ऑस्ट्रेलिया की थी या मिल गई, और थी कहाँ की वो, वापस से बोलो। हाँ हाँ, अच्छा। अच्छा शिखर धवन की बात कर रहा है ना, हाँ मैं वही बात उसी पे आ रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, नहीं मेरे को ना बस इतना कंफर्म नहीं है कि मतलब ये आप तो बोल रहे हो कि हाँ ये कंफर्म्ड है, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है कि अगर दूसरे वाली कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए पहले वाली सरेंडर करनी होती है नहीं करनी होती है ना। आप बोल रहे हो कि दोनों होती है, चलो मैं भी आज चेक करूंगा, शायद मेरे को भी नई बात पता पड़ेगी। हाँ जी, मैं हाँ इसीलिए कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कुछ अभी। सुनो,
सुनो 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 बच्चों, लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर आपके पास भारत की सिटीजनशिप है लेकिन आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस उधर का जो कानून है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं कानून बताऊंगा तो अटपटा फिर वो मत बोलना कि मेरे को, हालांकि वो बता चुका है। कानून क्या है, सुनो 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 सुनो, कानून क्या है, लगभग लगभग कोई भी कंट्री का कानून क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको उनकी कंट्री की क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो एक तो उधर की छोकरी से शादी करनी पड़ेगी। भैया ये तो बढ़िया कानून है इसमें तो सही है। दूसरा, केवल इतना ही नहीं है, दूसरा वहां पे एक आपको स्पेसिफाइड लिमिट में क्या भी करना होता है, एक स्पेसिफाइड सम होती है जो आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक स्पेसिफाइड सम की, प्लस उधर की लड़की से क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या मिल जाएगी, मतलब केवल ऐसा लड़की के लिए नहीं, स्पाउस बोलना चाहिए मेरे को, दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो समझा क्या कि ये दो बेसिक लिमिट रहती है, मतलब सब्जेक्ट टू द कि उस कंट्री का लॉ क्या है। बाकी जनरल भारत में तो ऐसा ही है। ठीक है ना, कि अगर आपको भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कर दो एक स्पेसिफाइड सम की, प्लस इधर की छोकरी से क्या कर लो, शादी कर लो, या अगर लड़की है तो इधर के लड़के से शादी कर लो, तो अलाउ कर देंगे इधर की सिटीजनशिप के लिए आपको। हाँ बोलो ना। अरे जैसे अक्षय कुमार को उधर उसकी वाइफ कौन है, ट्विंकल खन्ना है कि रवीना टंडन है, ट्विंकल खन्ना है ना। अच्छा ट्विंकल खन्ना, वो तो भारत की है ना। हाँ दैट्स वाई। ठीक है, चलो, और इन्वेस्टमेंट भी उसने करके रखी है इधर भारत में। चलो सुनो ना, वापस से अब पढ़ो बच्चों ये पूरा बुलेट, तुम्हें समझ में आया क्या। या तो सुनो, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या होना चाहिए, या तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलेगी, उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे बाय डिफॉल्ट जहां पे भी निकलोगे तुम उधर ही की सिटीजनशिप मिलेगी ना तुम्हें, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है ना हाँ जी वर्मा जी, ठीक है। लेकिन एक इंटेंशनली ले भी सकते हैं हम, बस क्या करना पड़ेगा, उधर के लॉ क्या करने पड़ेंगे, हमें कंप्लाई करने पड़ेंगे। और थोड़ा लॉ अटपटा सा है कि उधर की लड़की से स्पाउस से शादी करनी पड़ेगी, प्लस एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। हाँ कैसे लोग, अच्छा मतलब, तो एक काम करें ना फिर तेरे अकॉर्डिंग इन लोगों का एक अलग शहर बना दे कि किसी को भी अगर सिटीजनशिप चाहिए ना तो इस शहर में आ जाओ और छाटो छाटो छाटो, ऐसे सरोजनी बाजार लगा दे ना उधर, छाटो छाटो छाटो। ऐसे लोग होने चाहिए। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लेके आते हो तुम, ऐसे लोग होने चाहिए। चल वैसे तू कहाँ की मतलब ऐसे कहाँ की ट्राई कर रहा है चलो उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए तो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इधर देख ले बस 6,000। सुनो इधर देख लो, इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। अरे बता तो दिया यार, कह रहे कि भारत की आपको सिटीजनशिप नागरिकता दो तरीके से मिल सकती है। पहला, पढ़ना एक बार क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक बात। दूसरी, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, वो कहां पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना। और पिछली बार पता क्या है, एक बच्चे ने बाउंसर पूछा मेरे को, मतलब यार पता नहीं कि देखो इस सिचुएशन कैसे बने, भैया अगर एक बात बताओ, अगर कोई बंदा एरोप्लेन में आ रहा हो और सुनो ना, मतलब बंदा इन द सेंस कि कोई मतलब फीमेल कोई उधर ट्रेवल कर रही हो फ्लाइट से, और सिचुएशन भी ऐसा बनाई उसने कि एकदम से आधा प्लेन तो किधर है, उधर आधा प्लेन इधर है और बॉर्डर पे है। अब बताओ, ओ भाई क्या क्या केस लेके आते हो। मैंने कहा बताया, पता नहीं, या तो 11th बताया, याद नहीं है। पिछली बार पूछा मेरे को, पिछले वाले बैच में 12th के, ऐसा बताओ। ओ भाई अब क्या बोलूं, बताओ इसको, ऐसा कि ऐसा नाप तोल करके होगा क्या कि उधर बॉर्डर पे बिल्कुल। अब भाई मुझे नहीं पता इस केस में क्या होगा। तुम्हारी वाली 12th में इसी वाले बैच में पूछा किसी ने, 11th में, मेरे को याद नहीं। चलो, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, एक इंसान जो आउटसाइड इंडिया हुआ है
लेकिन उसने अप्लाई की है सिटीजनशिप के लिए एंड इंडियन लॉ और भारत का जो कानून है उसे अलाउ करता है हिम टू बिकम एन इंडियन सिटीजन। मतलब वो अलाउ कब करेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे और स्पाउस से शादी करोगे, मतलब स्पाउस तो तभी बनेगी ना शादी, मतलब बनेगी या बनेगा। खैर शब्दों में मत जाओ, भावनाएं तो आप समझ ही गए भैया, यही तो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं हमें, बाकी डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ भी समझाते हो हमें समझ में नहीं आता। नेक्स्ट बच्चों, रेसिडेंटशिप। चलो वैभव पढ़ो रेसिडेंटशिप, पहला बुलेट पढ़ो। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अच्छा, वो भी तो बता रहे थे तुम इकोनॉमिक है, वो लीगल है। ये इकोनॉमिक क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक इसे इसलिए देखते हैं कि आप अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस एरिया में रह करके परफॉर्म करते हो उसके लिए लिमिट रखी है, जैसे फैमा ने रखी है 182 दिन से ज्यादा की लिमिट रखी है, ठीक है ना। तो वो चीज कि आप बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस एरिया से परफॉर्म करते हो, तो वो चीज है। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से वाले एरिया से क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक जो इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है कंट्री का इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री। जो आमतौर पर आपके लिए बहुत सिंपल रखा है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों रखा है क्यों नहीं रखा है, लेकिन अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन होती है। इन्होंने बस जनरल यहाँ पे बोला है कि अगर एक इंसान आमतौर पर एक कंट्री में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा अगर वो रहता है किसी कंट्री में तो वहां का क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। हालांकि फैमा और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो 182 दिन वाली कंडीशन हम क्या करते हैं, चेक करके चलते हैं। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे लाई करना चाहिए, यानी कि सारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो उधर से परफॉर्म कर रहा हो। पुरानी बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत माँ का लाल हो जाएगा, भले ही आग ना खुल रही हो उसकी, ठीक है ना। हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन 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 सुनो ना, ये बोलने लगे भारत का सिटीजन हो, कान पे लगाएंगे ना चमाट नीचे कान के नीचे भी, भारत का सिटीजन हो। क्या तूने इधर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जितना बोला है ना, इधर से शादी की तूने इधर, ठीक है ना, तेरी आंख तो खुल नहीं रही है तेरी। अरे मतलब ऐसा वो नहीं करना, अदरवाइज मत लेना, बस जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कभी अदरवाइज लो कि तुम तो ऐसा बॉडी शेमिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ जी, हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो फिर क्या है, रेसिडेंट है भाई, रेसिडेंट 1 साल से ज्यादा रहा है ना तो रेसिडेंट है, लेकिन सिटीजन नहीं है, एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड नहीं करता है, उसके लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस, इसका मतलब ये है अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री। ये ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इट मींस अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री। एक इंसान एक टाइम पे एक कंट्री का क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री का वो क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नोट में देखो क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, सुनो ना, जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है वो किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, किसको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो आप। डोमेस्टिक इनकम अगर आपको निकालनी है, अगर आपको क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि भारत के अंदर रह करके, जहां तक भारत का कंट्रोल है, और वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी लगा करके, इंक्लूजन वाले और एक्सक्लूजन वाले लगा करके, तो वो भारत के अंदर रह करके कमाई गई इनकम है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आ रही है? इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, एक बार दूसरा बुलेट और पढ़ा, मतलब पढ़ा दूं क्या, पढ़ दूं एक बार और उसके बाद बराबर से इसको समझा रहा हूँ। सारे बच्चे थोड़ा अगर एक्टिवेट नहीं हो रहे तो भले ही मेरे से 2 मिनट का ब्रेक ले लेना इसके बाद, लेकिन एक्टिवेट हो जाना क्योंकि बहुत काम की चीज है। अदरवाइज जब भी मैं लास्ट वाला चैप्टर करा रहा हूँ ना आपको, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, तो फिर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए दोस्त, अभी समझ लेना उसको। अभी सेकंड वाला ये पढ़ रहा हूँ नोट, यहाँ पे कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट।
जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसको एस्टिमेट करने में हेल्प करता है? नेशनल प्रोडक्ट माने नेशनल इनकम को। कैसे? ध्यान से सुनो। ये है भारत, ठीक है, और यहाँ पे एक एंटिटी ए है, एंटिटी ए, ऐसे बी है, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। बस चलो इतने ही लेते हैं। ये तो लेट सपोज आ जाने दो, चलो इसे। ये भारत का लैंड एरिया है, क्या है? मत जाना मैप पे, ऐसे समझा रहा हूँ जस्ट। ये भारत का लैंड एरिया है, सारे बच्चों को पता है कि भारत का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे भी है? वाटर में भी है, 12 नॉटिकल माइल तक, और कुछ चीजों के लिए 200 नॉटिकल माइल तक। ध्यान से सुनो। अब ये हमारा ये ओशन हो गया, ठीक है। इधर भी कोई तो ऑपरेट कर रहा है, इधर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है एफपी, इधर एक फिशिंग वेसल है, ठीक है ना, और ये हमारे एरिया में है। समझ आ रही है बच्चों बात? इसने पैसा कमाया, इसने पैसा कमाया, इसने 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 भी और इसने भी। सुनो, ये जो एच है ना, ये एच फॉरनर है। कौन है? फॉरनर है। ध्यान से सुनना बच्चों, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा, अदरवाइज फिर हमेशा ये डाउट रहेगा कि यार डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में फर्क क्या होता है। और चलो ये भी समझेगा, लेकिन वो जिस तरीके से जब इक्वेशन बनना चालू होगी ना, यहाँ से उसके वो फॉर्मूले बनने चालू होंगे, उनमें डाउट आएगा कि यार पता नहीं इसे ऐड क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे ऐड करते कहाँ पे लेस कर रहे हैं, वो वगैरह। ये समझ जाओगे तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको समझ जाना। अभी ये जो एच है, ये है बच्चों फॉरनर। कौन है? ऐसे ही ये जो इधर सी है ना, ये सी, हाँ भैया लग ही रहा है, ये भी फॉरेनर है। ये दो बंदे फॉरेनर है। सारे लोग कितने हैं ये बताना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 सी हो गए और दो नीचे वाले हो गए, है ना। एक इधर भी ले लेते हैं, एक ये इधर, ये एयरक्राफ्ट चला रहा है, ठीक है ना, किसमें? हवा में। भारत कौन है ये? नॉर्मल रेसिडेंट है। कौन है ये? नॉर्मल रेसिडेंट। ये सुनो ना, सारे बच्चों को पता है नॉर्मल रेसिडेंट तो इसमें काउंट होएगा। अगर नॉर्मल रेसिडेंट एयरक्राफ्ट चला रहा है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, फिर इससे मैटर नहीं करता कहीं भी चलाए। ये भी बच्चों कौन है? ये एफपी जो है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो चला रहा है, और ये जो फिशिंग वेसल है, ये भी कौन चला रहे हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। ये भी नॉर्मल रेसिडेंट। कुल मिला के क्या कहा मैंने अभी तक आपको? ये जो इतनी गंदी सी ड्राइंग बनाई है मैंने, इसमें मैंने ये बोला जस्ट आपको कि ये 13 लोग हैं यहाँ पे, और 13 में से ये 11 लोग तो भारत के ही है, 11 लोग तो भारत के ही है, लेकिन ये दो फॉरेनर है, एक सी है और एक एच है। लेकिन है किसकी टेरिटरी के अंदर? है किसकी टेरिटरी के अंदर? बोलो ना, है किसकी टेरिटरी के अंदर? भारत की टेरिटरी के अंदर। और हमने क्या बोला? हमारी टेरिटरी के अंदर रह करके जो कमाई गई इनकम है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हमारी टेरिटरी के अंदर रह करके जो कमाई गई इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। किसका पार्ट होगी? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने बंदे ने कमाई है या फिरंगी ने कमाई है, कमाई तो हमारे एरिया में रह करके है ना, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, मतलब वो डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुआ हुआ है वो प्रोडक्ट, और उससे जो कमाई गई इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट रहेगी। यानी कि डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। मुझे बताओ, इसको काउंट करेंगे डोमेस्टिक इनकम के अंदर? जो एयरक्राफ्ट चला रहा है नॉर्मल रेसिडेंट, करेंगे, बिकॉज ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पहला ही पार्ट है। वो इंक्लूजन वाले में फर्स्ट ही पॉइंट है ना, कि अगर नॉर्मल रेसिडेंट एयरक्राफ्ट चला रहा है, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। यानी कि जब हम डोमेस्टिक इनकम का मतलब वापस से बोलता हूं कि भारत में रह करके कितनी इनकम हुई है, भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनसे कितना इनकम जनरेट हुई है, उनका सबका सम टोटल क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम होता है। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे बंदे ने कमाई है या फॉरेनर ने कमाई है, रह के तो हमारे एरिया में कमाई है ना, तो डोमेस्टिक इनकम है।
नमन भैया गलत नहीं हो रहा है कुछ? यार हम तो कर रहे भारत की इनकम की बात ना बेटा, भारत की इनकम की बात नहीं कर रहे, अभी डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। जस्ट किसकी बात कर रहे हैं? भारत की इनकम तो अभी आएगी, भारत की इनकम को बोलेंगे नेशनल इनकम। अभी तो बोल रहे थे आप भारत के अंदर रह करके, तो बोला था ना मैंने भारत के अंदर रह करके, मैंने ये नहीं बोला भारत की इनकम। भारत के अंदर रह करके आपने, इंडिया के अंदर रह करके डोमेस्टिकली आपने कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उससे कितना पैसा बनाया, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। भारत के अंदर रह करके कमाई गई इनकम और भारत की इनकम में फर्क है। भारत के अंदर रह करके कमाई गई इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो किसी ने भी बनाई हो, किसी ने भी कमाई हो। लेकिन भारत की इनकम वो अलग होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जब हम भारत के अंदर रह करके कमाई गई इनकम की बात करते हैं तो पिक्चर में लाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके पैसा कमाया गया है वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन 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 जो पैसा नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया है, जो पैसा नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया है, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अभी बताता हूं, समझाता हूं, सुनो। ये कितने लोग हैं? 13 लोग है ना, सारे हमारी टेरिटरी का पार्ट है भाई। अंदर वालों में तो कोई डाउट ही नहीं, 11 लोग तो अंदर के, तो उनमें कोई डाउट ही नहीं है, वो हमारी टेरिटरी के अंदर लाई कर रहे हैं। तुम बोलोगे नमन भैया ये जी और एच, सॉरी सी और एच का क्या होगा? बेटा हमारी टेरिटरी के अंदर ही है, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएंगे, हमारी टेरिटरी के अंदर है। ना देश देखना है ना बेच देखना है, देखना है तो ओनली एक्सटर्नली। जिनके लिए हमने देखना था उनके लिए चेक कर लिया। ये 2 लोग नीचे है और एक बंदा वो ऊपर है, वो उस वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आ गए। खैर ठीक है, इन सारे लोगों ने मिलकर के, ध्यान से सुनना बच्चों, जस्ट सिंपल करता हूं चीजों को, है ना, कंक्लूड करता हूं। इन सारे लोगों ने मिलकर के बच्चों 1 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? 1 लाख रुपए कमाए। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। ना देश देखना है ना बेच देखना है, देखना है तो ओनली, और बाकी वो 3 पॉइंटर्स में अलग से चेक करना है हमें, 2 पॉइंटर एक्सक्लूजन वाले अलग चेक करने हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं है? अगर हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आए, मतलब भारत के अंदर रहकर कमाई गई इनकम से हम भारत की इनकम पे जाए, यानी कि नेशनल इनकम पे जाए, तो हमें कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर तुम बोलते ना नमन भैया इसमें कुछ एडजस्टमेंट करो, इसमें कुछ गलत हो रखा है, तो फिर मैं सही मानूंगा आपकी बात। कैसे गलत हो रखा है? देखो, मैंने अभी बोला कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मुझे बताओ इतना डोमेस्टिक टेरिटरी का जो यूज केस है वो समझ में आया क्या आपको डोमेस्टिक इनकम के लिए? लेकिन नेशनल इनकम के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, वो करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। इसका भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज सुनो ना। हमें नेशनल इनकम निकालनी, क्या निकालनी है? और हमारे पास है क्या? डोमेस्टिक इनकम है। क्या है? डोमेस्टिक इनकम है। अभी आगे चल करके जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए, छोड़ो चलो वो उसकी भी बात नहीं करता हूँ वरना वो टेक्निकल हो जाएगा, कभी तुम आधे यहीं पे फैल जाओ। जनरल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। 1 लाख रुपए में, ये 1 लाख तो है डोमेस्टिक इनकम, लेकिन क्या इसमें वो सारी इनकम है जो भारत माँ के लाल ने कमाई है? नहीं, फिरंगियों की भी है इसमें इनकम। किस? हाँ, 2 फिरंगी भी है, भले ही हमारी टेरिटरी में रह करके कमाई हो, भारत माँ के लाल तो नहीं है ना। 1 साल से कम वाले की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 साल से ज्यादा होते तो मैं इनको हाईलाइट ना करता, फिर तो हमारे ही हो जाते, भाषा फिर कोई डाउट नहीं था। लेकिन ये तो एग्जीबिशन लगाने के लिए आया, ये इधर वो इधर ट्रेड फेयर लगा है, ठीक है ना, तो इसमें आया है ये कुछ तो सामान बेचने के लिए। समझा क्या आपको? अच्छा, ये 1 लाख इसने तो कमाए 5,000 रुपये, 3 ने, इसने कमाए 10,000 रुपये। मुझे बताओ भारत माँ के जो लाल है उन्होंने कितने रुपए कमाए? वेरी गुड, बोल दो, बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। 85,000 कितना कमाए? यानी कि आपने डोमेस्टिक इनकम में से, ध्यान से सुनना बच्चों, बस यही आप मेरे को इक्वेशन बना के दे, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपकी हमेशा इसी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं जस्ट आपको एक रे देता हूँ बस, कि यार आप ऐसे सोचो, बस जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ऐसे सोचना है आपको। और मजे की बात है आप वैसे सोचते हो, जो मैं चाहता हूँ आप वैसे ही करते हो, ठीक है ना। आप बिल्कुल ट्रैक पे आ रहे हो। 1 लाख रुपए में से आप बोल रहे हो कुछ तो गलत हो रहा है यार, कुछ तो गलत हो रहा है। ये सारी भारत माँ के लाल की इनकम
नहीं है, इनमें 2 फिरंगी भी है, तो करो ना। हमने बोला नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि भारत माँ का लाल हो अंदर हो या बाहर, ठीक है ना। तो अब तुम नमन भैया फिर उनको उनकी इनकम जोड़ लो ना, जो नॉर्मल रेसिडेंट है। बेटा उससे आसान है कि जो फिरंगी है, फिरंगी कम है, हमारे लोग ज्यादा है, उनकी इनकम कहां से सेपरेट करोगे आप अलग अलग? अरे काम ऐसा करो कि जिसमें लोड कम लगे, समझा ना। मुझे बताओ 11 बंदों की इनकम को जोड़ना आसान काम है या 2 की घटाना आसान काम है? तो उन्हीं की घटाओ ना, तो बाकी 11 की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हाँ बोलो ना, तो घटा दो इनकी। 5,000 हमने एक घटाई, ठीक है ना, और 10,000 हमने एक घटाई, समझा क्या? ओवरऑल कितनी घटा दी हमने? 15,000। तो ये तो फिरंगी है, कौन है? फिरंगी है, बात समझ में आ रही है? अच्छा हटा दी। नेट हमारी इनकम कितनी बची? 85,000। ये सब किसकी इनकम है? भारत माँ के लाल की इनकम है। लेकिन रुको, बात अभी पूरी नहीं हुई भाइयों बहनों। देश के लाल, भारत माँ के लाल कुछ ऐसे भी है जो भारत में नहीं है, भारत के बाहर जाकर के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन है भारत के लाल बिकॉज वो उधर 1 साल से कम काम करते हैं। जैसे ये फिरंगी इधर आए हैं, ऐसे ही हमारे लोग उधर गए हैं। सुनो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उनकी इनकम छोड़ दे? क्या उनकी इनकम छोड़ दे? छोड़ दे क्या उनकी इनकम? नहीं, उनकी इनकम जोड़नी पड़ेगी। बिकॉज बच्चों आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मैंने दिया है कि भारत माँ का लाल हो अंदर हो या बाहर हो। अंदर वालों की तो ले ली, बाहर वालों की भी लेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे कोई, बिकॉज भारत माँ का लाल। अब सुनो, अब ये है यूएसए। ये कौन है? यूएसए। इधर ये सारे फिरंगी है, ठीक है ना। मैं तो बात कर रहा हूं केवल अपने लोगों की, है ना। ये मिस्टर राम है, ये मिस्टर श्याम है, इन्होंने फॉरेन में भी जाके अपना डंका बजाया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, इन्होंने उधर जाकर के दोनों ने कितने रुपए कमाए? 50,000 रुपए इसने कमाए मिस्टर राम ने, और 40,000 रुपए किसने कमाए? मिस्टर श्याम ने कमाए। मुझे बताओ ये हमारे देश की इनकम है या नहीं है? अगर सुनो, ध्यान से सुनो, अब एक हल्का सा और बताता हूं, शायद कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। बेटा अगर इनकी तुम डोमेस्टिक इनकम की बात करोगे कि इन्हें डोमेस्टिक इनकम में ले लो ना, अपनी में नहीं लेंगे हम, हमारी टेरिटरी में है ही नहीं है, तो ये किन की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे? यूएसए वालों की। बात समझ में आ रही है? अच्छा जब ये अपनी नेशनल निकालेंगे यूएसए वाले, तो इनकी घटाएंगे। हाँ बोलो ना, बिकॉज ये इनके है ही नहीं, डोमेस्टिक तो है लेकिन नेशनल नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो लेकिन क्योंकि हमने इन्हें क्यों नहीं काउंट किया डोमेस्टिक में? हमारी टेरिटरी में कोई ना है बेटा, हमारी टेरिटरी में नहीं है, दूसरों की टेरिटरी में, तो दैट्स वाई ने किसमें तो काउंट नहीं किया हमने, डोमेस्टिक में तो काउंट नहीं किए, लेकिन नेशनल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इनकी इनकम जोड़ दो किसमें? देखो डोमेस्टिक में कुछ एडजस्टमेंट किया हमने, डोमेस्टिक में कुछ क्या किया, जो डोमेस्टिक, अभी अगले चैप्टर में तो मेरे को ये भी बताना है, अगले में और उससे उसके भी अगले में, कि डोमेस्टिक कैसे आती है, वो हमारा बाद का कंसर्न है। आज मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आज तो जस्ट आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझा रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं होते तो रटते हैं फिर वो। अब तुम बताओ मेरे को कि तुम्हारे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मैं अपने आप ही लगा पड़ा हूँ बिना फालतू में। आ रहा है ना समझ में? सुनो, तो डोमेस्टिक में तो हमने इन्हें लिया नहीं इन दोनों को, लेकिन किस में लेना चाहिए? नेशनल, बिकॉज ये भारत माँ के लाल, भले ही बाहर है, हमने बोला ना अंदर हो या बाहर, बाहर है तो हम ऐसे कोई ना आया, हमने इन्हें बेदखल कोई कर दिया, हमारे ही है बेटा, तो लेंगे। तो कितनी इनकम है इनकी? 90,000। कितनी है? 90। 1 लाख में से 1 लाख में से 15,000 जो फिरंगियों ने कमाई है उन्हें तो हटा दिया, ए तुम जाओ, बिकॉज वो अपने, अभी जैसे हम काउंट कर रहे हैं राम और श्याम की इनकम, जब वो अपनी नेशनल निकालेंगे तो वो इन्हें काउंट करेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा कि हम भी काउंट कर ले और वो भी, फिर तो यार प्रॉब्लम है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा ये अच्छा डबल काउंटिंग हो गई, आगे इससे टैक्स मांगेंगे, हमारी सरकार मांगेगी तूने कमाई है इनकम, टैक्स दे। हाँ बोलो, और वो भी मांगेगी टैक्स दे, तो क्या ये देगा? क्या नहीं देगा? इसके लिए बच्चों सेपरेट रूल्स होते हैं, जैसे रेसिडेंट होता है ना, अब इसमें भी रेसिडेंट में भी क्या होती है, आगे क्लासिफिकेशन होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट, इस तरीके से करके क्लासिफिकेशन होता है, अकॉर्डिंगली टैक्सेशन के रूल्स लगते हैं, उसमें नहीं जाने का, हल्का सा बताया बस आपको, ठीक है ना। फाइनली इसमें मेरे को क्या ऐड ऑन कर देना चाहिए नेशनल इनकम को लाने के लिए?
प्लस कर देना चाहिए कितना 90,000। तो बच्चों ये जो मेरी डोमेस्टिक इनकम थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1,75,000। फाइनली अब अगले चैप्टर में एक चीज बोलेगा, ये सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, ये बोलेगा अगर आपको नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम को, तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एनएफआईए। भैया ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नमन भैया ये कैसे निकलता है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने यही तो समझाया आपको, फीफा और फीटा ही तो समझाया मैंने आपको। फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड, जो हमारे हमारे भारत माँ के लाल ने बाहर से कमा के लेके आया। बाहर से कमा के बेटा कितना लेके आया, 90,000। उसमें से किसको घटा दो, जो फीटा, जो फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, जो हमारे यहाँ से फिरंगियों ने कमाई है। कितनी कमाई है, 15। तो 90 में से कितना घटाओगे, 15 घटाओगे, कितना आएगा, 75। और ध्यान से सुनो बच्चों, डोमेस्टिक में उसे ऐड कर दो, इनको करके फीफा माइनस फीटा करके एनएफआई आ जाएगा, नेट आ जाएगा, नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब होता है नेट, नेट आपने बाहर से कितना कमाया। बेटा कमा के तो 90 लेके आए, लेकिन नेट नहीं कमाया ना, बिकॉज 15 देने भी पड़ गए ना, तो नेट तो कितना बनाया बाहर से, बोलो ना, भारत माँ के लाल ने नेट नेट बाहर से कितना बनाया, 75। तुम बोलो उसके इंडिविजुअल लेवल पे मत देखना, भैया उसने तो 90 कमाया है, 75 का, बेटा हम नेशनल देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उसने तो 90 कमाए हैं, लेकिन हमें तो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट करना है ना। तो देश ने तो नेट कितने कमाए हैं, बाहर से 75 कर दो ना, एट डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक कितना था 1 लाख, उसमें 75 जोड़ दोगे तो कितना ही आ गया, 175। तो बेटा डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम आ जाती है। और एनएफआईए कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फीटा होता है फैक्टर इनकम टू एब्रोड। बाहर से कितना कमाया, बाहर वालों को कितना दिया, उसे नेट कर लो, नेट नेट कितना बनाया बाहर से, और उसे डोमेस्टिक में ऐड कर दो तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। नमन भैया ऊपर तो आपने कुछ अलग किया था, ये तो आपने ऐसे -10,000 और -5,000 करके -15,000 किया था, +90। तो बेटा वही तो, छोड़ो यार, जान दो, इसमें ऐसे मत करो, इसे छोड़ो ना, केवल इतने वाले पोर्शन को देख लो ना। 90 लेके आए, ये तो क्या हो गया, फीफा, और 15,000 दिए बाहर वालों को, तो ये क्या हो गया, फीटा। अच्छा, वो तो फीफा तो इधर यहाँ पे, ये तो अलग तरीके से, अरे बेटा वही तो आगे पीछे तो लिखा है, फीफा देख लो, फीफा प्लस वाला फैक्टर है, फीफा प्लस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और फीटा देख लो माइनस वाला है, तो माइनस के 15,000 है, तो इन्हें आप करोगे ना, नेट करोगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा, कर लो उसमें जोड़ दो, कितना जाएगा, 175 आ जाएगा। बोलो, ये समझाना था मेरे को, समझे क्या, फाइनली ये पूरा समझ में आया क्या, कोई डाउट तो नहीं, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, फिर मैं उसमें क्या आ जाएगा, फिर उसमें वही चीज आएगी जो मैंने कल भी बोला था। कल आपने सुबह वाली क्लास देख ली अभी, हाँ, उसमें ना फिर हमें क्या देखना होगा, उसमें एडिशनल यहाँ पे तुम्हारे सामने ना, तुम्हारे इधर सिलेबस में बहुत लिमिटेड दिया, बहुत लिमिटेड दिया, जो नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर से सिचुएशन कवर करेगा। हालांकि जैसे क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनो, अभी ना, अभी आप सेक्शन, अभी सर्च करना सेक्शन 2 क्लॉज 42 पढ़ना ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप कंपनीज एक्ट की थ्योरी भी पढ़ते हो क्या, अकाउंट्स में जब भी आपने कंपनी अकाउंटिंग पढ़ी है तो थ्योरी भी पढ़ते हो आप, है ना, कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, ऐसे ऐसे पढ़ते होंगे ना, पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, जाके सर्च करना, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन होती है बेटा, क्या होती है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेट तो कहाँ पे हुई है, बनी तो कहाँ पे है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है। अच्छा, अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसे फॉरेन कंपनी माना जाता है, तो मतलब वो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगी, किसका पार्ट आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में। लेकिन जो तुमने सवाल पूछा उसमें फिर ये है कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो उसका, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन वो उसका यहाँ पे कुछ तो उसने सर्वर वगैरह बना के रखे हैं, आजकल तो बहुत ऑनलाइन काम होते हैं,
तो उसने सर्वर वगैरह बना के रखे है और वो इधर क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो वो जो ऑनलाइन जो विद द हेल्प ऑफ सर्वर्स वगैरह ऑनलाइन जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको इट अमाउंट्स टू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको किसके इक्वल माना जाता है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाता है। तो अगर ऐसा रहेगा तो उसे डोमेस्टिक इनकम में हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और जब नेशनल निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो किस में आ जाएगा, वो फीटा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फीटा में। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कोई बाहर की कंपनी है और वो इधर बिजनेस कर रही है, इधर उसका बैंगलोर में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या है, तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो किस में आ जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, उसका कोई, वो ऑनलाइन क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है ना, तो ऑनलाइन काम कर रही है या उसने इधर कोई एजेंट वगैरह अपॉइंट करके रखा है, तो उसको क्या मान लेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में ऐसा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी है, और वो डोमेस्टिक का पार्ट हो जाएगा, और जब नेशनल निकालेंगे तो उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैसा करेंगे। डाउट क्लियर हुआ कुछ, और कुछ, और कोई डाउट, और भी कुछ रहेगा तो मैं फिर बताऊंगा आपको, कुछ आप देख के आना, पढ़ के आना, समझ के आना, जो भी डाउट रहेंगे तो फिर बताऊंगा। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आएगी आपको, कोई डाउट तो नहीं है। चलो बस फाइनली वापस से नोट में फिर देख लो एक बार, मैं समझा चुका, मैं नहीं दोबारा बोल रहा, ये पढ़ लो अभी। अब बोल दो, अब नक्की करो कि तुम्हें ये दोनों लाइन समझ में आती है, येलो वाली। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए, जो हम, सुनो, अगर भारत माँ का लाल है ना, लेकिन हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर लेंगे नहीं, भले ही भारत माँ का लाल हो। ध्यान से सुन लेना, भारत माँ की लाल की इज्जत कहाँ पे है, जस्ट नेशनल वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। और टेरिटरी की इज्जत कहाँ पे है, डोमेस्टिक इनकम में। एरिया की इज्जत फाइनली, दूसरे वाला देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम आप बोल सकते हो। क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, जल्दी से बस अपने वो स्टेटमेंट बोल के जाओ। डोमेस्टिक के लिए क्या जनरल रूल होता है हमारा, जीआर क्या होता है, और नॉर्मल रेसिडेंट के लिए जीआर क्या होता है हमारा। पहले टेरिटरी के लिए बोल दो, ना देश देखना है ना देश देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर। पहले वाला स्टेटमेंट किसके लिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए, और दूसरे वाला स्टेटमेंट बोलो ना, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते आज कितने बजे, 1 बजे बिजनेस स्टडीज में, और 2:15 बजे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।